सो आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 10 जिसका टाइटल है डेटाबेस सिस्टम। इसमें मॉड्यूल कवर करिए 150 to 169। सो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर डेटाबेस सिस्टम ही हम डिस्कस करेंगे कि पहले हम जो सिस्टम यूज़ करते थे सिंपल फ्लैट फाइल होती थी, फिर हमारे पास डेटाबेस आया, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास आए, देन हमारे पास इंडेक्स फाइल और नीचे आप बाकी डिटेल भी चेक कर सकते हो। इंडेक्सेस फाइल आई, हैश फाइल हमारे पास आई, जिससे हमें आसानी से अब हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। पहले जो सेम डेटा 10 सेकंड में एक्सेस होता था, अब वही डेटा 2-3 सेकंड से भी कम टाइम में एक्सेस हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म बताइए टर्म डेटाबेस की। डेटाबेस है क्या? बेसिकली डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। तो आज के टाइम में जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। इनके जो लिंक्स होते हैं वो भी मल्टी डायमेंशनल होते हैं, एक दूसरे के लिंक होते हैं। ये इन कंट्रास्ट है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के, यहाँ पे बता भी गया है जिससे इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। पहले का जो फाइल सिस्टम होता था ये उसके कंट्रास्ट में, मतलब उसके अपोजिट है। पहले का जो फ्लैट फाइल सिस्टम हम यूज़ करते थे, फ्लैट फाइल में क्या होता था कि 1 डायमेंशनल स्टोरेज सिस्टम होता था। लेकिन अभी जो डेटाबेस है और आगे फिर इसको जो मैनेज करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके थ्रू हम मल्टी डायमेंशनल डेटा स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्कीमा का बताया गया क्या है कि ये क्या है। स्कीमा बेसिकली डिस्क्रिप्शन है इंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर की। जो आपने डेटाबेस स्टोर किया किसी भी डेटाबेस में, तो उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर है ना, उसका इंटायर डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो डेटा किस टाइप का है, उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आएंगी, क्या उसकी लेंथ होगी, किस टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर, फ्लोट, डेट होगी, टाइम, कोई भी ऐसी डिटेल जो उसकी, मतलब हमने जब डेटा एक्सेस करना है तो हमें पता होगी ये वैल्यू इंटीजर है, फ्लोट है या फिर किस टाइप की, तो सारी डिटेल स्कीमा के अंदर आती है। लास्ट में ये बताया गया कि इस डेटाबेस को जो फुली मैनिपुलेशन होती है ना इस डेटाबेस की, डेटा अपडेट करना, न्यू डेटा इंसर्ट करना, डेटा डिलीट करना, ये सारी मैनिपुलेशन होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, DBMS। ये नॉर्मल MCQ में भी आता है, DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो नीचे डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई कि इसका जो कमांड्स होती है ना, ट्रांसलेट कमांड, तो हम कमांड्स को जो ट्रांसलेट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने इस कमांड ये सिलेक्ट की कि एम्प्लॉय के टेबल में से ये चीज़ सिलेक्ट करो, या फिर स्टूडेंट का टेबल है उसमें से ये कोई स्टूडेंट की आईडी हमने दे दिया कि इस स्टूडेंट को सिलेक्ट करो, तो हमने जो उसे कमांड दिया और उस कमांड की को ऑपरेट करके फिर हमें डिज़ायर्ड डेटा देना, ये जो काम होता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। और इस काम करने को, इसका जो व्यू इसको कहते हैं, कंसेप्चुअल व्यू भी कहते हैं, और इसे डेटाबेस मॉडल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, वो अपने स्टूडेंट का जब डेटा एक्सेस करते हैं रिजल्ट का, तो उसे रिजल्ट एक्सेस करते हैं, CGPA खुद बना के आगे स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। कुछ ने अपना डेटाबेस मॉडल ऐसा बनाया है कि वो डायरेक्ट पहले परसेंटेज निकाल के फिर CGPA निकाल के आपको प्रोवाइड करता है। ये डेटाबेस होता है, ये कंसेप्चुअल व्यू होता है डेटाबेस का, कि यूज़र कैसे डेटाबेस को एक्सेस करेगा, कैसे अपडेट करेगा, कौन से यूज़र क्या चीज़ें एक्टिवेट मतलब परफॉर्म करेगा टास्क। नेक्स्ट पे बताया गया कि रिलेशन जो डेटाबेस है ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें बताया गया कि उसमें जो डेटा सेव होता है वो टेबल्स के अंदर होता है। यहाँ से इसकी डिटेल स्टार्ट हो गई है रिलेशनल डेटाबेस की, कि रिलेशनल डेटाबेस जो मॉडल है ना इसके अंदर जो डेटा हम सेव करते हैं वो टेबल्स के अंदर सेव करता है, रेक्टेंगुलर टेबल्स के अंदर। इसको एक टेबल को हम कहते हैं रिलेशन, तो मल्टीपल टेबल्स होंगे तो रिलेशन में हम कहेंगे। और एक टेबल के अंदर जो एक रो होगी ना उसको हम कहते हैं टपल, और उसको रिकॉर्ड भी कहते हैं। यहाँ पर बताया नहीं गया, उस एक रो को हम टपल भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसका नेम XYZ है, तो वो एक रो उसको उसने ऑक्यूपाई किया है, तो वो एक टपल है। सो जो उसके कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स को हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स, क्योंकि अब रो में आ गया है ना स्टूडेंट, उसका नेम है XYZ, उसके आगे उसकी एज आएगी, उसका क्लास आएगी, उसका रोल नंबर, जितनी चीज़ें आएंगी वो उस कॉलम में आएंगी, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। वो एट्रीब्यूट्स हर स्टूडेंट के डिफरेंट होते हैं, किसी की एज डिफरेंट, हर किसी की एज डिफरेंट होगी, रोल नंबर डिफरेंट होगा, बाकी चीज़ें क्लास में भी उन सबकी सेम हो सकती है। तो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम सेम भी होते हैं लेकिन कुछ कंडीशन में वो डिफरेंट भी होते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ इतनी बताया गया कि डेटाबेस मॉडल का, फिर आगे मॉडल के अंदर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बताया गया कि हम उसमें डेटा कॉलम्स के अंदर स्टोर करते हैं। कॉलम की जो एक रो होती है उसको हम टपल कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कुछ यहाँ पर बताए गए हैं, जो मैं ऊपर आपको बता रहा था कि अब यहाँ पे एक सिलेक्ट का है, एक प्रोजेक्ट का है और एक ज्वाइन का है। तीनों का पर्पस मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट क्या करेगा, सिलेक्ट वाला जो ये हमने ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है, ये एम्प्लॉय वाली टेबल में से, ये एम्प्लॉय वाला हमारे पास रिलेशन है जिसको आप टेबल भी कह सकते हो। ये सिलेक्ट करेगा वेयर, मतलब जहाँ पर एम्प्लॉय ID है ना ये वाली, जहाँ पे एम्प्लॉय ID ये है वहाँ से ये डेटा रिट्रीव एक्सेस करेगा, उस डेटा का एक न्यू टेबल बना के आपको देगा, उसका न्यू टेबल का नेम होगा न्यू।
न्यू टेबल एक बनाया जाएगा जिसमें सिलेक्ट होगा एम्प्लॉयड वाले टेबल में से या एम्प्लॉयर रिलेशन में से जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ये है, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ की आईडी है या सीवन एक एम्प्लॉय की आईडी है तो एक एम्प्लॉय का डेटा वहाँ से रिट्रीव करके एक न्यू टेबल बना के या न्यू रिलेशन बना के, टेबल और रिलेशन दोनों सेम ही चीज़ है, तो उसमें ये अब इंसर्ट की जाएंगी। नेक्स्ट बताया गया एक प्रोजेक्ट क्या करता है, ये फुल कॉलम पिक करेगा। अब हमने न्यू रिलेशन बनाया मेल, उसको फिर प्रोजेक्ट से हमने क्या किया है, नेम एड्रेस के जो दो कॉलम है ना उनको किस टेबल से या किस रिलेशन से, एम्प्लॉय की रिलेशन से, एम्प्लॉय के टेबल या रिलेशन से हमने दो कॉलम नेम और एड्रेस फुल उठा लिए और हमने एक न्यू रिलेशन बनाया जिसका नेम है मेल और उसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। तो अब हमारे पास एक न्यू रिलेशन आ चुका है मेल, उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का सिर्फ नेम और एड्रेस है। थर्ड है हमारे पास जॉइन ऑपरेशन। जॉइन हम क्या करते हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल सी रिलेशन बनाया, इसका नेम है सिर्फ सी, तो ओनली सी नेम से हमने एक रिलेशन बनाया न्यू, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जॉइन ए एंड बी, ए और बी हमारे पास दो रिलेशन है या दो टेबल हैं, उनमें से हमने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है, वेयर जहाँ पर ए डॉट एक्स इज इक्वल टू बी डॉट एक्स, तो एक और बी दोनों रिलेशन है हमारे पास, उसमें जहाँ पे ए डॉट एक्स मतलब ए का जो डब्ल्यू वाला कॉलम होगा और बी में एक्स होगा वो जहाँ पर सेम होंगे वहाँ से वो हमने उठा लेनी है रोज कॉलम और उसका एक न्यू हमने रिलेशन बनाना है जिसका नेम होगा सी। इस तरह हम यहाँ से एक न्यू रिलेशन बना सकते हैं। ये सारी कंडीशन हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, हमें किस टाइप का प्रॉब्लम दिया गया है या किस टाइप का हमारे पास टास्क है करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम ये सिलेक्ट प्रोजेक्ट और ज्वाइन की ऑपरेशन लगाते हैं डेटाबेस पर। और हमने डेटाबेस में से स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनका सिटी आप कोई भी सिटी कर सकते हैं, इस्लामाबाद, तो हम सेलेक्ट करेंगे न्यू, या पे हम यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं या हम यहाँ पे नेम दे सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडेंट, तो हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडेंट का न्यू रिलेशन बन जाएगा। आगे हम लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट सिटी इज इक्वल टू इस्लामाबाद। स्टूडेंट के टेबल या रिलेशनशिप के अंदर वो सब स्टूडेंट का डेटा ये पिक करेगा जिनका सिटी इस्लामाबाद है और उनका एक न्यू टेबल या न्यू रिलेशन बनाएगा जिसमें सिर्फ वो स्टूडेंट होंगे जिनकी सिटी इस्लामाबाद है। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इस तरह से हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बताया गया डॉक्यूमेंट रोल बैक प्रोटोकॉल, इसको डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे बताया जा रहा है, रोल बैक प्रोटोकॉल भी। ये बेसिकली होता है क्या है, कमेंट तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट है, कमेंट पॉइंट होते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे हम लॉग भी कहते हैं या लॉगिन, जैसे आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो ये वही चीज़ है। तो कमिट पॉइंट वो होता है जहाँ पर सारे स्टेप्स का एक ट्रांजैक्शन हुई है, वो ट्रांजैक्शन का टास्क भी परफॉर्म होता है सॉफ्टवेयर के बैक एंड में, तो एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है तो उसके सारे स्टेप्स का जो रिकॉर्ड है वो एक पॉइंट पे रखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, उस पॉइंट को कहते हैं कमिट पॉइंट। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ चीज़ बताने की है वो ये है रोल बैक। ये क्या चीज़ है, ये ऐसे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्रांजैक्शन किया है कि एक अकाउंट से अकाउंट ए से हमने अकाउंट बी में कुछ मनी ट्रांसफ़र किया, वो मनी कुछ भी होता है, 10,000 20,000 हमने अकाउंट ए से अकाउंट बी में मनी ट्रांसफ़र किया, लेकिन इशू ये आया कि हमने जब अकाउंट ए से एक स्पेशल अमाउंट सेंड किया है, इधर से सेंड हो गया, कट भी हो गया अकाउंट में से, और जब आगे अकाउंट में चेक किया गया तो उसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी उस दिन की वो रीच हो चुकी थी, मतलब उससे ज़्यादा वो पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता अकाउंट बी। तो अब क्या होगा कि अगर ये रोल बैक का प्रोसीजर ना होता तो अकाउंट ए से पेमेंट कट हो जाती लेकिन अकाउंट बी में रिसीव नहीं होती। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, नेक्स्ट पर्सन का अकाउंट बैन हो चुका है, अकाउंट डिलीट हो चुका है, या फिर उसके अकाउंट की लिमिट नहीं है, या फिर कोई भी टाइप का इशू है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि एक रोल बैक हमारा प्रोटोकॉल होता है, ये क्या करता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हुई है, फॉर एग्जाम्पल हमने एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डाला, अपना पासवर्ड डाला है, आपने अपनी पेमेंट जितनी विड्रॉ करवानी है वो डाल के हमने विड्रॉ पे क्लिक बटन पे प्रेस किया तो एटीएम के अंदर पेमेंट अवेलेबल नहीं थी। तो क्या होगा, समटाइम ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में से पेमेंट उस टाइम पे कट हो जाती है जितनी आपने विड्रॉ करवानी होती है, लेकिन वो पेमेंट आपको वहाँ से भी आपको नहीं मिलती है, जैसे अकाउंट से भी कट होता है तो लोग नॉर्मल परेशान हो जाते हैं। इसका ये सोल्यूशन होता है, आप कुछ टाइम वेट करें, नॉर्मल 24 आवर तक ये रोल बैक जब एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है तो आपकी वो पेमेंट वापस आ जाती है। वो कैसे आती है कि रोल बैक प्रोटोकॉल के थ्रू चेक किया जाता है कि अगर एक बंदे ने एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया तो उसके जितने भी स्टेप्स थे वो सब सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं या फिर कुछ अनकम्प्लीट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ए से ट्रांजेक्शन में किया तो अकाउंट ए से पेमेंट कट हो गया लेकिन अकाउंट बी में रिसीव नहीं हुई, तो इसका मतलब है एक ट्रांजेक्शन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो तो हो गया लेकिन सेकंड नहीं हुआ। इसका फिर वो क्या करेगा, रोल बैक प्रोटोकॉल उसका जो फर्स्ट स्टेप हुआ मतलब जो उसने 10,000 रुपये अकाउंट ए से कट किए हैं उसको फिर वो दोबारा ऐड कर देगा, जो उसने डिडक्शन की थी अकाउंट ए से उस पेमेंट की उसको दोबारा से उसमें ऐड कर देगा। इसी तरह रोल बैक प्रोटोकॉल परफॉर्म
परफॉर्म होता है। तो आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की, आप किसी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाते हो और आप कोई चीज़ गलत डाल देते हो, तो वो चेक करता है आपकी एक चीज़, दूसरी चीज़, आपकी 10 चीज़ें ठीक है लेकिन 11वीं चीज़ गलत है, तो उस पहले 10 चीज़ों को रोल बैक कर देगा, कहेगा कि पहले अपनी 11 नंबर चीज़ कंप्लीट करो, देन आप रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकते हो कंप्लीट। तो ये रोल बैक प्रोटोकॉल इस तरह से वर्क करता है कि ये सारी ट्रांजेक्शन के जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, और जब सब स्टेप सक्सेसफुली हो जाए तब वो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, सक्सेसफुल होती है। अगर एक स्टेप भी कंप्लीट ना हो, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, तो जो बाकी स्टेप भी हैं उनको भी ये रोल बैक कर देता है, मतलब उनको भी अनडू कर देता है। तो उसमें ये होता है कि जो गलती करना होता है या जो एरर की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम, इवन के ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। सो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कमेंट और ये रोल बैक, कमिट पॉइंट के रोल बैक प्रोटोकॉल की। यहाँ पर आगे जो ये बताया गया लॉकिंग प्रोटोकॉल और बाउंड वेट प्रोटोकॉल, ये भी उसी का ही एक सोल्यूशन के अंदर और चीज़ें ऐड है। लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, आगे आप ये जो बताई गया ना नीचे, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम या लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, इसमें वही मसला आता है कि आपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया है, उसके अंदर 2-3 स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट है लेकिन 1-2 स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं है। तो जब हम समझ निकालेंगे कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई, किस अकाउंट से कितनी पेमेंट आई, कितनी इन आउट हुई, तो उसमें फिर वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इधर से पेमेंट कट हो चुकी है लेकिन नेक्स्ट अकाउंट में रिसीव नहीं हुई। जब हम समझ निकालेंगे तो वो भी इशू करेगा। जब हम लास्ट अपडेट, मतलब हम जो अपडेट चेक करेंगे कि हमें तो पेमेंट लास्ट में रिसीव नहीं हुई लेकिन दूसरे अकाउंट से डिडक्ट हो चुकी है, तो जब हम समझ निकालते हैं या अपडेट्स चेक करते हैं तो वहाँ पर इशूज़ आते हैं। उसका जो सोल्यूशन था वो ये था लॉकिंग प्रोटोकॉल और बाउंड वेट प्रोटोकॉल। ये चेक किया जाता है कि जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है सक्सेसफुली या नहीं। अगर एक भी स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ तो जो बाकी स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हैं उनको रोल बैक कर दिया जाता है, मतलब अनडू कर दिया जाता है। अगर ट्रांजेक्शन कोई कट हुई है तो उसको दोबारा एडिट कर दिया जाएगा, जो भी ट्रांजेक्शन के अंदर स्टेप परफॉर्म हुई है उनको अनडू कर दिया जाएगा, मतलब उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। बस सिंपल वर्ड में आपको बताएं तो लास्ट आगे बताया गया द सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल फाइल ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पे हमने ये फ्लैट फाइल पढ़ी थी, ये भी इस टाइप की है। ये हम स्टार्ट में जब टेक्नोलॉजी इतनी इन्वॉल्व नहीं हुई तो ये हम यूज़ करते थे। इसमें क्या होता है सिक्वेंशियल फाइल में, इसमें सीरियल मैनर में डेटा इंटर होता है, मतलब टॉप टू डाउन एक ही। नॉर्मली ये यहाँ पे बताया गया कि डेटा जो होता है वन लॉन्ग रो में एक लंबी सी लाइन होती है, उसी के अंदर डेटा अरेंज होता है। जो हमारी वीडियो ऑडियो की फाइल्स होती हैं ये हमारी सिक्वेंशियल फाइल की ही एग्जाम्पल है। और इस फाइल को चेक करने के लिए कि फाइल कहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो कहते हैं EOF, एंड ऑफ फाइल। यहाँ पे इसका बताया गया ये MCQs के लिए इम्पोर्टेड है। और इसकी जो सिक्वेंशियल फाइल का एग्जांपल है, ये हमारी जो ऑडियो फाइल और वीडियोस फाइल होती हैं या बाकी जो हमारी प्रोग्रामिंग की फाइल्स होती हैं ये सिक्वेंशियल फाइल्स हैं। इसमें कुछ इश्यूज यही थे कि ये टॉप डाउन वर्क करती थी। इसमें डेटा एक्सेस करना है ना, तो इसकी में अगर एक फाइल है उसकी 1000 लाइन है, तो और जो डेटा हमारा काम का है वो पड़ा हुआ है 800 नंबर वाली लाइन पे, तो हमें 1 to 800 तक हमें जाना पड़ेगा, तब जाकर हम वो डेटा एक्सेस करेंगे, डायरेक्ट हम उस पर नहीं जा सकते। नेक्स्ट जो ये है ना इंडेक्सेस फाइल और हैश फाइल, तो इसमें ये चीज़ें हम इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। तो इंडेक्स फाइल में क्या होता है कि जैसे हमारी एक बुक होती है, उसके एक पहला पेज होता है इंडेक्स पर, तो उस इंडेक्स के पेज हम देख के कि इस पेज पर हमने फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेशल टॉपिक रीड करना है, तो हम इंडेक्स वाला पेज ओपन करके बुक का जैसे देख लेंगे ये टॉपिक किस पेज पे है, और हम डायरेक्ट उस पेज पे जाएंगे, वहाँ से अपना टॉपिक रीड करेंगे। इंडेक्स फाइल में भी ऐसी होता है कि जो इंडेक्स फाइल सिस्टम होता है उसमें हम डायरेक्टली किसी भी डेटा को नेविगेट करके उस तक पहुँच जाते हैं, तो हमारे इसमें टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है और CPU की एनर्जी भी सेव होती है। और जो ऊपर हमने पढ़ा था ये सिक्वेंशियल फाइल, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इंडेक्स फाइल में ये जो इंडेक्स फाइल सिस्टम होता है इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि इंडेक्स जैसे हम बुक्स में यूज़ करते हैं, इस तरह हम इंडेक्स की फाइल होती है, इसके थ्रू हम डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हैशिंग टेक्निक भी ये है कि हम फाइल का जो डेटा होता है ना उसको छोटे छोटे हिस्सों में सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, और एक सेक्शन को हम कहते हैं बकेट्स। तो यहाँ पे बताया गया ये चीज़ें मैं आपको साथ इसलिए बताता हूँ कि जो एक सेक्शन है उसको हम बकेट्स कहते हैं। उस फाइल को जो फाइल बनेगी ना, जो हम छोटे छोटे बकेट्स बनाएंगे और उनको फिर हम साथ में अलाइन करके फाइल के अंदर रखेंगे मैश स्टोरेज के ऊपर, तो स्टोरेज के अंदर जहाँ पे हम रखेंगे वो जो फाइल बनेगी उसको हम हैश फाइल कहते हैं। ये चीज़ें मैं आपको साथ इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे बोल्ड भी हमने की होती हैं इसीलिए कि ये चीज़ें MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इवन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो हैशिंग में क्या करते हैं कि डेटा को बकेट्स बना के उसके अंदर रखते हैं। एक टाइप का डेटा जो रिलेटेड है उसको एक बकेट्स में डाल दो, दूसरे को दूसरे में, और हर जो बकेट्स होगा उसको हम एक हैश देंगे, एक उसको नंबर देंगे यूनिफाइड, जिसके थ्रू हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। तो हमें पता होगा हमने किस बकेट में कौन सा डेटा रखा हुआ है। तो ये सब हैश जो हैशिंग के बाद चीज़ें रिकॉर्ड होंगी ना, ये सब बकेट्स में स्टोरेज के ऊपर, उसको हम कहेंगे हैश फाइल। और जहाँ पे ये रिजल्ट होगा ना उसको हम कहेंगे हैश टेबल। कि ये जो प्रोसीजर जब हम इसको अप्लाई करेंगे टेबल के अंदर
अवेलेबल होगा कि ये बकेट है, इसका ये हैश है और उसके अंदर ये डेटा अपलोड है। इस पूरे टेबल को जिसके अंदर ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन होगी कि किस बकेट की कौन सी हैश है, तो उसको हम कहेंगे हैश टेबल, जिस टेबल के अंदर ये चीज़ें स्टोर होंगी। और ये पूरे जो टेबल से लेके ये बकेट्स जो सब सेव होंगे ये हैश फाइल के अंदर होंगे। इसमें हमें क्या करना है, हमें डेटा चाहिए किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का, हम चेक करेंगे ये किस बकेट में है, टेबल से चेक करेंगे उस बकेट की कौन सी हैश है और डायरेक्टली हम उसको एक्सेस करेंगे। तो ये चीज़ें जो स्क्रीनशॉट फाइल थी या फ्लैट्स फाइल थी उनमें अवेलेबल नहीं थी। आगे है डेटा माइनिंग। सो डेटा माइनिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं, क्लास डिस्क्रिप्शन एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन। तो क्लास डिस्क्रिप्शन में होता है कि हम क्लास की डिस्क्रिप्शन उसको दे देते हैं कि ये क्लास इस टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दिया कि ये जो क्लास है हमारी कार के रिलेटेड है, मतलब इसके अंदर कार्स के रिलेटेड डेटा आएगा। तो उसके अंदर अब हम सारा कार्स के रिलेटेड डेटा देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे ये कार किस ब्रांड की है, किस कंपनी के रिलेटेड है, किस मार्केटर ने इसको मार्केट की है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर ये कार है तो ये हमने कार वाली क्लास के अंदर इसको डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, और अगर बाइक है तो उसको हम उसके अलग क्लास करेंगे। तो इसकी अगर इस तरह से हमने इसकी क्लासेस बनाएंगे तो ये क्लास डिस्क्रिप्शन आएगा। क्लास डिस्क्रिमिनेशन में इस तरह से आता है कि उसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि चीज़ का डिफरेंट क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब कार है, एक क्लास है, एक कार है BMW की, एक है फरारी की। अब हम आगे क्लासेस बनाएंगे कि फरारी की क्लास अलग होंगी और जो BMW या किसी भी नाम ब्रांड का आप ले सकते हो उसकी कार अलग क्लास में होगी। तो ये अब है दोनों कार, लेकिन हमने इनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया, इनको दोनों को डिफरेंट कर दिया थ्रू क्लास डिस्क्रिमिनेशन। डेटा माइनिंग हम दो तरह से करते हैं, क्लास डिस्क्रिप्शन से और क्लास डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिप्शन में हम सेम टाइप की चीज़ें सेम क्लास में डाल देते हैं एक ही क्लास में, और क्लास डिस्क्रिप्शन में हम जो सब मेन कैटेगरी थी वो सेम होती है, मतलब दोनों कार होंगी, लेकिन जो ब्रांड होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हमने उनको दोनों को डिफरेंट बना दिया। आगे फिर कुछ सोशल इम्पैक्ट ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी, तो उसकी आपको मैं सिंपल बात बताऊँ कि आज के दौर में जितना भी ये यूज़ हो रहे हैं डेटाबेस का, फॉर एग्जांपल हॉस्टल की डेटाबेस में सिस्टम हो सकता है कि स्टूडेंट किसने कितनी फीस देनी है और कौन से स्टूडेंट किस रूम में एलोकेट है। सो फॉर एग्जांपल होटल आप देख सकते हो, होटल्स के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ तो आजकल डेटाबेस का यूज़ हो रहा है। आप होटल में रिसेप्शन पे जाओ और बताओ कि इस नेम को बंदा इस होटल किस रूम में रुकोगा, तो वो आपको 1 से 2 मिनट के अंदर कंप्यूटर से चेक करके आपको बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, डेटाबेस से हो रही हैं। डेटाबेस में सेव होता है कि किस रूम में किस बंदे को किस रूम की एक्सेस दी हुई है उस टाइम पर उन्होंने। सो इस तरह से जो डेटाबेस टेक्नोलॉजी है वो सोशल इम्पैक्ट ला रही हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।